नमस्कार मंडळी, कसे आहात सर्व? आय होप सर्व मजेतच असणार आणि त्यासोबत माझा नेहमीचा आणि तो प्रत्येक वेळी राहणार है तो म्हणजे अभ्यास करता है ना। अरे बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं तो मैं मयूर बेकर आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूं इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर। और उसी के साथ मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस समरी के लेक्चर में। तो बच्चा लोग, हमने जो है अभी तक बहुत सारे समरी के लेक्चर्स देख लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जो कि बहुत इजी सा पीजी सा एकदम छोटा छोटा सा जो कहते हैं ना, वो जो है हमारा लेक्चर होने वाला है। तो चलिए तुरंत इसको सॉल्व करने का अभी स्टार्ट करते हैं। आपको भी बड़ी जल्दी है, पता है, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम बहुत पास में आ रही है, रिवीजन करना है, मुझे पता है, सब चीजें पता है, टेंशन नको लो, ठीक है। तो चलिए बेटा जल्दी से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट आज अपना लेक्चर होने वाला है, सुंदर सा ब्यूटीफुल सा एकदम लुकिंग लाइक अ वाव, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं तो इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं हम। सबसे पहले देखने वाले इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, उसके बाद देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो ये इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बीच में रिलेशन क्या है वो देखेंगे। और त्यानंतर आपण बघणार आहोत की इन्व्हायरमेंटल कंजर्वेशन कशा प्रकारे करू शकतो, बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय आणि क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। सो हा जो पॉइंट आहे आणि हा जो पॉइंट आहे हा थोड़ा जास्त इंपॉर्टंट आहे, ठीक है। आणि त्यामध्ये एक दोन स्टोरीज पण आहेत, त्या स्टोरीज पण आपण सर्वच्या सर्व याच्यामध्ये कव्हर करणार आहोत। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बच्चा लोग कि इकोसिस्टम मतलब क्या होती है। ध्यान देना सभी लोग, एकदम टकमक लावून आपल्या काय या स्लाइड कडे बघा, काय दिसते तुम्हाला इकोसिस्टम मध्ये। इकोसिस्टम बनते कशी, ऍक्च्युअली इकोसिस्टम बनते कशी, तर इकोसिस्टम म्हणजे काय की एखादी जागा असेल, त्या जागेमधले कुठले तरी नॉन लिविंग थिंग्स असतील, कुठले तरी लिविंग थिंग्स असतील। म्हणजे काय, कुछ कुछ जो है वहां पर लिविंग थिंग्स हो गए यानी कि सजीव जिसको कहते हैं, और कुछ कुछ जो है वहां पर निर्जीव हो गए। अब दोनों भी क्या एक दूसरे से रूठ कर ऐसे बैठते नहीं है, उन दोनों के बीच में कुछ तो ना कुछ तो भी तालमेल होता है, ठीक है। उन दोनों के बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो भी इंटरैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिविंग को कहते हैं बायोटिक फैक्टर और हमें नॉन लिविंग को कहते हैं अबायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक के अंदर क्या आ जाएगा, बायोटिक के अंदर क्या आ जाएगा, जिन जिन के अंदर जान है, जिन जिन के अंदर जान है वो क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे बायोटिक। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गए, फॉर एग्जांपल एनिमल्स हो गए, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गए। और हमारे पास अबायोटिक भी फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो सूरज दादा, सन, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, लाइट बोलेंगे, ठीक है, उसको भी बोल सन या लाइट बोल सकते हैं। उसके बाद हम वाटर कहेंगे, उसके बाद हम एयर कहेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे अबायोटिक फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, अबायोटिक फैक्टर जो है हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे कि सर बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर का रिलेशन क्या है। भैया जी, अगर सूरज दादा ना होते, अगर उनसे लाइट नहीं आती, तो हमारे प्लांट्स क्या फोटोसिंथेसिस कर पाते, नहीं कर पाते। तो देख रहे हो किस तरह से अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, तालमेल बिठाकर एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो देखो इकोसिस्टम बनी कैसे बच्चा, इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर, इंटरेक्शन विथ ईच अदर अभी अभी हमने देख लिया था। सो इकोसिस्टम बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। डेजर्ट इकोसिस्टम होती है, ग्रेट वेटलैंड इकोसिस्टम होती है, और मराइन इकोसिस्टम होती है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होती है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम होती है। अलग अलग टाइप के सिस्टम्स यहां पर हमें देखने को मिलते हैं, इकोसिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चा लोग। तो आपके यहां पर एक डायग्राम दी गई है और आपको एक यहां पर केस स्टडी भी दी गई है, ठीक है। बघा अशा प्रकार काहीतरी केस दिले तुम्हाला, इथं मध्ये काहीतरी डायग्राम दिले। दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज अ फूड चेन, इसको कहा जाता है फूड चेन। अब फूड चेन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फूड चेन में हमारे पास होते हैं प्रोड्यूसर, हमारे पास होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब क्या, जो खुद का खाना खुद तैयार करते हैं। अब बहुत सारे ग्रासेस है, ठीक है, बहुत सारे ग्रासेस है, तो उस ग्रास को क्या शेर तो नहीं खाएगा,
उसको खाने वाला कौन हो गए? हमारे डियर हो गए, हॉर्स हो गए, कैटल्स हो गए। तो वो क्या करेंगे? वो खाएंगे इन प्रोड्यूसर को। तो जो प्रोड्यूसर को खाते हैं उनको कहा जाता है हर्बीवोर। फॉर एग्जांपल, ये जो फूड चेन है, फूड चेन मतलब क्या होते हैं कि यहां पर जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं, यहां पर जो कंपोनेंट होते हैं, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, वो उसके बाद कार्निवोर, उस कार्निवोर को भी खाने वाला एक कार्निवोर। तो एक सीक्वेंस में क्या हो रहा है? यहां पर फूड का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इससे एनर्जी इसमें जाएगी, इससे एनर्जी इसमें जाएगी, इससे एनर्जी इसमें जाइए। मतलब ये जो प्रोड्यूसर है ये इसका खाना है, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये इसका खाना है। तो मतलब क्या हो रहा है? एक के बाद एक सीक्वेंस में क्या हो रहा है? यहां पर फूड का जो है ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? फूड चेन। चेन पता है ना, साइकिल की चेन। एक के बाद मतलब ये एक टुकड़ा, उसके बाद दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, मतलब एक टुकड़े को अलग 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 ऐसे चेन में जोड़ेंगे तब क्या बने? साइकिल की चेन बनती है। वैसे ही यहां पर भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे का खाना होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेन कौन होता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है? खुद का खाना खुद बनाता है। अब ये प्रोड्यूसर तो हमारे पेड़ पौधे हो गए, इसको खाने वाले जो कोई भी हो गए, फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो है ग्रास हॉपर है, तो ग्रास हॉपर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हर्बीवोर। ये क्या हो जाएगा? हर्बीवोर। अब हर्बीवोर को खाने वाले कौन हो जाएंगे? कार्निवोर। जो प्लांट्स को नहीं खाते वो सीधा एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो क्या हो जाएंगे? कार्निवोर। मांसभक्षी आपण म्हणतो, बरोबर आहे? त्याला काय म्हणायचं? मांसभक्षी। तो ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को खाने वाला क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला कौन होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल फ्रॉग। यहां पर फिर हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर। किसको खाएगा? ये सेकेंडरी कंज्यूमर। और इस टर्शरी कंज्यूमर को एक फाइनल वाला खाएगा, जिसको हम कहते हैं फाइनल कंज्यूमर, या फिर एपेक्स कंज्यूमर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? एपेक्स कंज्यूमर। समझ में आ गया बच्चों? जिसको हम क्या कहते हैं? एपेक्स कंज्यूमर भी कहते हैं। और एपेक्स कंज्यूमर को कोई खाता नहीं है, वो नेचुरली अगर उसकी डेथ हो जाए, फॉर एग्जांपल यहां पर हॉक, हॉक जो है वो क्या है? एपेक्स कंज्यूमर। तो इसको कोई खाएगा नहीं। अगर इसकी नेचुरली डेथ हो गई, वो नीचे आके गिर गया, तो फिर इसको कौन खाएगा? फिर इसके ऊपर एक्ट हो जाते हैं हमारे डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर क्या करते बच्चा? इसकी जो बॉडी है इसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ देगी और इसके अलग अलग कंपोनेंट निकाल कर दे देगी। तो ये एक फूड चेन है, इसको कहा जाता है पैडी फील्ड, ठीक है। ये पैडी फील्ड क्या है? हमारी एक फूड चेन है, ठीक है। पैडी फील्ड एक फूड चेन है, ओके। तो इसमें एक कंडीशन दी गई है कि देखो, इफ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑल ऑफ सडन, मतलब इसकी जो पॉपुलेशन है ये पूरी की पूरी ऑल ऑफ सडन अगर खत्म हो जाए, इसका जो नंबर है फ्रॉग का वो ऑल ऑफ सडन खत्म हो जाए, तो फिर इस फूड के चेन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप। अब पैडी क्रॉप के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा? अब मुझे बताओ भैया कि अगर ये फ्रॉग इस ग्रासहॉपर को खाता है और ये फ्रॉग जो है ये पूरा का पूरा निकल गया फूड चेन से, बस बचे ग्रासहॉपर। अब ग्रासहॉपर तो पागल है, उनको तो चांस मिल गया कि मुझे मारने वाला कोई है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं जितना भी प्रोड्यूसर है यहां पर, जितना भी यहां पर मतलब क्या कहेंगे, यहां पर राइस के जो प्लांट्स है उन सबको वो क्या कर लेंगे? खा लेंगे। मतलब जो प्रोडक्शन ऑफ राइस होगा, वो जो प्रोडक्शन ऑफ राइस होगा, प्रोडक्शन ऑफ राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा? वो हो जाएगा कम, मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला गया? द नंबर ऑफ विच कंज्यूमर विल डिक्लाइन एंड विच विल बी इंक्रीज। तो देखो, अब ये अगर हट गया तो ये किसको खा रहा है? ऑब्वियस है, ग्रास हॉपर को खा रहा है। तो ग्रास हॉपर का अगर फ्रॉग ही हट गया तो ग्रास हॉपर का नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बराबर है। ग्रास हॉपर का नंबर क्या हो जाएगा? ग्रास हॉपर का नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? ग्रास हॉपर का नंबर क्या हो जाएगा? ये जो है यहां पर बढ़ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो स्नेक है इसको खाने वाला है, अगर यही इसका स्नेक का खाना ही खत्म हो गया तो स्नेक बेचारा भूख के मारे मर जाएगा। तो स्नेक का नंबर क्या हो रहा है यहां पर? स्नेक का नंबर क्या हो रहा है यहां पर? डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्लाइन हो रहा है। उसी के साथ व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑन दैट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी इंबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि एक भी अगर कंपोनेंट निकल गया तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम क्या हो जाएगी? इंबैलेंस हो जाएगी। समझ लो भैया, यहां पर अगर फ्रॉग निकल गया तो ग्रास हॉपर की संख्या बढ़ गई, प्रोड्यूसर को तो वो पूरा खा लेगा। फिर अगर फ्रॉग निकल गया तो स्नेक तो भूख के मारे मर जाएगा। अब स्नेक को खाने वाला कौन है? हॉक। हॉक की भी क्या हो जाएगा? नंबर जो है पूरा का पूरा कम हो जाएगा। तो इंबैलेंस आ जाएगा किसके अंदर? इकोसिस्टम के अंदर। समझ में आ गया बच्चा?
ओके चलिए, अब इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो आप देख रहे हो कि अभी पूरा जो है, अभी 4 महीने 3 महीने बस बाकी है आपके एग्जाम के लिए। आपके प्रीलिम चल रहे हैं, आपके टेस्ट चल रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, आपके ऊपर एक लोड है। मतलब आपके आजू बाजू में इन्वायरमेंट कैसे हो गया, आपके आजू बाजू में जो है अब वातावरण कैसे होगा, पूरा एग्जाम 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 एग्जाम। आजू बाजू में आपके पड़ोस वाला भी पढ़ रहा है, आपके आगे के घर वाला भी पढ़ रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी पढ़ रहा है, आप बैक बेंचर भी पढ़ रहा है, टीचर आपके तरफ जो है पूरा फोकस कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया वहां पर एग्जाम, मतलब जो आजू बाजू का इन्वायरमेंट है वो कैसे हो गया, पूरा एग्जाम एग्जाम एग्जाम। कसं मतलब एग्जाम एग्जाम रहित, ठीक आहे, एक्झाम रहित काय झालं, एक्झाम आपला इन्व्हायरमेंट आजूबाजूचा सराउंडिंग तसं झालं आहे. तर इन्व्हायरमेंट म्हणजे काय की आजूबाजूचा जो सराउंडिंग आहे त्यालाच काय म्हणायचं इन्व्हायरमेंट. सो इन्व्हायरमेंट मतलब क्या, आजू बाजू में जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट इज अ कंडीशन इन द सराउंडिंग. तो आजू बाजू में जो कोई भी कंडीशन होगी इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट. ठीक है, अब इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स रह रहे हैं. ठीक है, इन्वायरमेंट में जो है लिविंग थिंग्स रह रहे हैं, कोई सजीव रह रहा है तो वहां पर उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो भी इफेक्ट होता है. तो इन्वायरमेंट की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे, इन एनी पॉसिबल वे, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब जो लिविंग थिंग है उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो भी चेंजेस कर रहा है, उसको हम कहेंगे, क्या करेंगे उसको, उसको हम कहेंगे इन्वायरमेंट. इसको हम कहेंगे इन्वायरमेंट. ठीक है बच्चा, इतनी बात तो समझ में आ गई. तो ये बहुत सारे देखिए, बहुत सारे देखिए. तो आपको यहां पर चीज एक दिखाई देगी कि यहां पर एक्वेटिक क्या है, इकोसिस्टम. यहां पर क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम. यहां पर क्या है, यहां पर मुझे देख रहा है माउंटेन इकोसिस्टम दिख रहे हैं. तो आप ये कह सकते हो कि इन्वायरमेंट मतलब क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम. इट इज अ कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम. जैसे आप किसी गांव में रह रहे हो तो गांव की एक मतलब गांव क्या होगा, समझ लो एक गांव है पूरा का पूरा. ठीक है, उस गांव के अंदर आप एक देखते हो कि अगर कोई छोटा सा ग्राउंड है तो ग्राउंड के अंदर एक इकोसिस्टम है. आप घर पे रहते हो तो घर पे आपकी एक अलग इकोसिस्टम है. आपके गांव के अंदर एक थोड़ा सा जंगल है, छोटा सा जंगल है, तो जंगल में अलग से इकोसिस्टम है. तो अगर आपका गांव एक इन्वायरमेंट है तो आप जो जंगल की इकोसिस्टम, ग्रास की इकोसिस्टम, आपके घर की इकोसिस्टम, ये अलग 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 चीजें क्या है, ये पूरी की पूरे इकोसिस्टम एक ही इन्वायरमेंट में बसती है. समझ में आ गया. तो रिलेशन क्या है भैया, ये अगर इकोसिस्टम है, ठीक है, तो बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर हमें क्या बनता है, हमारा पूरा का पूरा अर्थ बनता है, या फिर पूरा का पूरा क्या बनता है, हमारा इन्वायरमेंट बनता है. तो अर्थ जो है वो है लार्जेस्ट इकोसिस्टम. समझ में आ गया, अर्थ क्या है, अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम. लेकिन मैं ये देखता हूं कि इन्वायरमेंट में जो है, इन्वायरमेंट कैसे बनता है, बहुत सारे अलग अलग इकोसिस्टम से मिलकर बनता है. तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम. इतनी बात सबको क्लियर है. थोड़ा फास्ट में जाएंगे, थोड़ा फास्ट में जाएंगे, आप थोड़ा सा बस कैचअप कर लो. ठीक है, चीजों को. तो इस इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है. उसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो होती है साइकिल, नेचुरल साइकिल्स होती है. ये क्या है, पूरे की पूरे नेचुरल साइकिल्स है, नेचुरल साइकिल्स है. ठीक है, ये बहुत सारे नेचुरल साइकिल्स है. फॉर एग्जांपल कार्बन साइकिल. ये कार्बन साइकिल क्या करती है कि इन्वायरमेंट में जो है कार्बन का जो अमाउंट है वो फिक्स रखने का काम करती है. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन साइकिल है, तो नाइट्रोजन साइकिल क्या करती है, नाइट्रोजन का अमाउंट जो है इन्वायरमेंट में फिक्स रखने का काम करती है. वो नाइट्रोजन जो है वो लिविंग थिंग के लिए रखता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए रखता है. तो वो सारी की सारी चीजें मेंटेन करने का काम कौन करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन करती है. उसी के साथ ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन साइकिल, और वाटर का जो लेवल है, वाटर का जो अमाउंट है वो फिक्स करने के लिए कौन होता है, वाटर साइकिल. नेचुरली ये साइकिल क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं. समझ में आ गया, नेचुरली क्या करते हैं, ये साइकिल जो है इन्वायरमेंट को हमारे बचाने का काम करते हैं. इतनी बात सबको समझ में आ गई. ओके, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्वायरमेंट कंजर्वेशन बहुत ज्यादा, आजकल आप देख रहे होगे कि इन्वायरमेंट को बचाओ, इन्वायरमेंट को बचाओ, या झाडं वाचवा, जमीन वाचवा, इन्वायरमेंटला वाचवा. पर का बिकॉज देयर आर सम फैक्टर्स विच डिस्ट्रॉयज द इन्वायरमेंट. तो वो कुछ कुछ जो फैक्टर्स है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और कुछ कुछ जो है आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं. नेचुरल का मतलब क्या, जो इस दुनिया में या फिर इन्वायरमेंट में खुद से हो जाए.
जो खुद से हो जाए। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या, जो इंसान खुद करे, इंसान की कुछ गलतियों की वजह से खुद वो हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, some natural factors and some artificial polluted factors harm the environment and it creates a imbalance in the environment। ठीक है, imbalance ला देते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल फैक्टर्स होते हैं। नेचुरल फैक्टर्स क्या हो गए भैया, वोल्केनो, वोल्केनो, मेटियर शावर। ठीक है, मेटियर शावर होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सुनामी होती है। ठीक है, क्या होती है, सुनामी होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फ्लड आता है। ठीक है, फ्लड आता है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अर्थक्वेक भी आते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, साइक्लोन्स आते हैं बहुत सारे। तो ये चीजें क्या करती है कि इन्वायरमेंट को इंबैलेंस कर देती है। ठीक है, ये तो हो गई नेचुरल। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से गिव द टू एग्जांपल ऑफ नेचुरल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको एग्जाम में मतलब आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद कुछ कुछ मैनमेड फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन। फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल तोड़ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, माइनिंग होता है, माइनिंग। ठीक है, तो ये सारी के सारी बहुत सारी चीजें होती है अलग अलग। ठीक है, ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का ब्लास्ट हो जाना, ये सारी चीजें किस में आती है, हमारे मैनमेड फैक्टर्स आते हैं। अगर समझ लो ना, आपने जब पढ़ा होगा, ठीक है, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में, ठीक है, तो वहां पर हमने देखा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, अगर वो फट जाए तो क्या हो जाता है, रेडिएशन निकलेगा, और रेडिएशन से क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में पूरा तहस महस हो जाएगा। सही बात है। तो ये हो गए सम नेचुरल फैक्टर्स एंड सम आर्टिफिशियल फैक्टर्स। ठीक है, या फिर मैनमेड फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, इम्बैलेंस करवा देते हैं। ठीक है, अब हम ये भी देखते हैं कि पोल्यूशन भी बहुत बढ़ गया, पोल्यूशन भी बहुत बढ़ गया। अभी अभी की न्यूज है कि दिल्ली में जो है पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि लोग जो है मतलब अपने गांव में जा रहे हैं क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आ रही है उनको, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे क्या हो रहा है उनको, डिसीज और उनको रोग हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए बहुत पोल्यूटेड एयर हो गई वहां पर, मतलब एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, तो उससे बचने के लिए लोग जो है अपने गांव के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हो जाएंगे, नो डाउट आ जाएंगे। दिल्ली में तो ये हर बार ही होता रहता है। ठीक है, ओके, तो ये पोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या, पोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? अगर अगर यहां पर समझ लो, यहां पर मैं पानी पी रहा हूं और पानी के अंदर जो है मक्खी गिर गई, अब पानी पीऊंगा मैं नहीं, क्योंकि पानी क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा, या फिर पानी क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। मतलब क्या होगा, पानी मेरा वांटेड मटेरियल था, मुझे जो चाहिए था वो मटेरियल था, लेकिन मक्खी जो थी उसमें अनवांटेड मटेरियल हो गई। तो जो कोई भी चीज होगी उसमें मैं अगर अनवांटेड चीज डाल देता हूं तो ये जो चीज है उसका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पोल्यूशन हो जाएगा, वो पोल्यूटेड हो जाएगी। तो पोल्यूशन मतलब क्या होता है, कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल, कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल। पानी के अंदर मक्खी, मक्खी क्या है, कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन हो गया उस पानी का जो है कंटेमिनेशन, क्यों, मक्खी, अनवांटेड मटेरियल गिरने की वजह से। ठीक है, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट ड्यू टू नेचुरल इवेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अननेसेसरी, मक्खी मुझे नहीं चाहिए थी, गिर गई। अनएक्सेप्टेबल, मक्खी मुझे नहीं चाहिए थी, फिर भी वो गिर गई। इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब क्या, मेरे पानी के अंदर। ठीक है, अब सराउंडिंग इन्वायरमेंट ड्यू टू नेचुरल इवेंट हो सकता है, नेचुरल इवेंट फॉर एग्जांपल समझ लो एक नदी बह रही है। ठीक है, नदी बह रही है। ठीक है, अब नदी एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, अब बाजू से लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड मतलब क्या हो गया, बहुत सारी जो है जमीन जो है वहां पर खिसक के जो है अंदर आ गई पानी के अंदर। अब पानी के अंदर आने की वजह से क्या हो जाएगा, नदी है वो क्या हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया नेचुरल। अब ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे, हम जो है पानी के अंदर, नदी के अंदर फैक्ट्री का पानी छोड़ देते तो वो क्या हो जाएगी, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो जाएगी, जो पूरा का पूरा नदी है वो क्या हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल और एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल which will be harmful to the human and other living being is environmental pollution। ठीक है, तो आप एक देखते हो कि अगर
एयर के अंदर, वाटर के अंदर या फिर सॉइल के अंदर कोई भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल अगर कोई प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है कि उसका पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन हो गया, फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन हो गया, फॉर एग्जांपल क्या हो गया यहां पर, सॉइल पोल्यूशन हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो पोल्यूशन होने की वजह पीछे का जो रीजन है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पोल्यूशन होने के पीछे। पोल्यूशन होने के पीछे नेचुरल तो एक है, हमें पता है कि लैंडस्लाइड हो गया तो ठीक है। अब लैंडस्लाइड भी क्यों होता है, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमें देखने को मिलता है डिफॉरेस्टेशन। वन ऑफ द रीजन फॉर द पोल्यूशन इज डिफॉरेस्टेशन। अब पहले यहां पर जंगल था, जंगल थी तो पेड़ थे, पेड़ थे तो रूट्स थे, रूट्स क्या करते थे, उस जमीन को पकड़ के रखते थे। लेकिन समझ लो अगर वहां पर मैंने प्लांट को कट कर दिया, पेड़ जो है वहां पर उखड़ के चले गए, उनके रूट्स वहां पर नहीं रहे, वहां पर जमीन पकड़ने को कोई भी यहां पर एक भी साधन नहीं है, अगर बहुत जोरों से बारिश हुई तो ये पूरा का पूरा जो है यहां पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो यहां पर जमीन थी वो बहकर क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक डिफॉरेस्टेशन जो है यहां पर पोल्यूशन का। और इससे अब प्लांट कट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कौन करेगा, प्लांट नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा। उसी की तरह हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक रीजन देखने को मिलता है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, खोदो 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 और खोदो और खोदो, जितना मिल रहा है इंसान इतना लालची हो गया कि उसको जितना मिल रहा है उतना कम लग रहा है। तो निकालो कोल, निकालो ऑयल, निकालो ये फलाना, निकालो ढिमकाना, कहां से, जमीन से निकालो। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नेचर के ऊपर उसका बैड इंपैक्ट पड़ रहा है। उसी के साथ हम ये देखते हैं कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन मतलब क्या, जहां देखो वहां पर बस्ती जो है वहां पर बन गई, और फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी के सारे जो है क्या है, फैक्टर्स है जो पोल्यूशन कॉज करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया जनरली, हम पोल्यूशन देख लिया कि हमने वाटर पोल्यूशन देख लिया, एयर पोल्यूशन देख लिया, सॉइल पोल्यूशन देख लिया। लेकिन उसके बाद एक पोल्यूशन आता है, वो होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। वो कौन सा होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रेज होते हैं जो कि क्या करते हैं, सीधा हमारे डीएनए को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन्व्हायरमेंट में फॉर एक्झाम्पल हिरोशिमा नागासाकी के बारे में आपने सुना होगा की त्यामध्ये काय केलं, अमेरिकेने बॉम्ब टाकलेलं होतं हिरोशिमा नागासाकीवर। आणि त्यामध्ये आपण काय बघितलं होतं की तिथे जे आता पण जे लोक आहेत ना, ते कसे आहेत, ते आता पण अपाहिज आहेत, बरोबर आहे, आता पण त्यांच्यामध्ये डॅमेज आहे, त्यांच्या बॉडीमध्ये डॅमेज आहेत। तो तर कधीचा टाकलेला होता, जो आहे आपला बॉम्ब जो आहे तो कधीतरी कितीतरी वर्ष आधी टाकलेला होता, पण आता पण त्याचा इम्पॅक्ट दिसतो का बरं, कारण न्यूक्लिअर बॉम्ब होता आणि न्यूक्लिअर बॉम्ब जेव्हा त्या जमिनीवर पडला त्यामधून रेडिएशन्स निघले आणि ते रेडिएशन्स आता पण त्या इन्व्हायरमेंट मध्ये आहे। आणि जो कोणी व्यक्ती त्या इन्व्हायरमेंट मध्ये जातो तर त्याच्या डीएनएच्या लेवलवर काय होतं, म्हणजे डीएनए वर काय होतं, त्याचा इम्पॅक्ट पडतो। ठीक आहे, किंवा त्याच्या अलग अलग बॉडी पार्टवर काय होतं, इम्पॅक्ट पडतो, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, म्हणजे काय आपण डिफेक्टिव्ह जो आहे एक न्यू बेबी जनरेट, म्हणजे काय होतं, जन्माला येतो। आपण हे बघितलं, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी। सो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन डेफिनेशन क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे हमने यूरेनियम देखा था टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में, आपने यूरेनियम के बारे में पढ़ा था, तो वो भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज अ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो ये एक मार्क के लिए डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के लिए दो रीजन हो सकते हैं, एक कुछ तो जो है नेचुरल है रेडियो एक्टिव मटेरियल, और कुछ कुछ जो है हमारे क्या है, आर्टिफिशियल है। नेचुरल में क्या आता है हमारे भाई, यूवी रेज, अरे 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 एक मिनट रुक जाओ, हमें क्या आता है, यूवी रेज। ठीक है, यूवी रेज देखने को मिलते हैं, और इसमें क्या देख रहे हैं, इंफ्रारेड रेज हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, ये नेचुरल होते हैं। यूवी रेज तो हमें पता है कहां से आते हैं, सूरज दादा से आते हैं, तो ठीक है, लेकिन उसको फिल्टर करने के लिए हमारे पास क्या है, ओजोन लेयर है। ठीक है, अगर वो चली गई तो यूवी रेज सीधा आएंगे और हमारे डीएनए को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। उसी के साथ आर्टिफिशियल कुछ कुछ होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स रेज। एक्स रेज क्या है, आर्टिफिशियल है। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, चेरनोबिल होगा, 3 माइल आइलैंड होगा, तो ये क्या हो गया, बहुत बड़े डिजास्टर है। इसमें क्या हो गया कि
जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसके अंदर एक्सप्लोजन हो गया, और जो न्यूक्लियर अभी रेडिएशन जो है वो अभी भी उस इन्वायरमेंट पे है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमने देखा था कि नेचुरल कुछ कुछ रीजंस होते हैं और मतलब सोर्स होते हैं, और उसके साथ आर्टिफिशियल कुछ तो भी हमें क्या देखने को मिलता है, सोर्स देखने को मिलते हैं जो क्या है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज करते हैं। इतने बात सबको समझ में आ गई? ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके कुछ कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कैंसरस अल्सरेशन ऑकर ड्यू टू हाई रेडिएशन ऑफ एक्सरे। अगर एक्सरे की मैं फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ में बढ़ा दूंगा तो क्या हो सकता है, कैंसरस अल्सरेशन। अल्सरेशन मतलब क्या होता है कि समझ लो ये आपकी बॉडी की वॉल है, ठीक है, ये अगर कोई कोई भी पार्ट समझ लो, ये हाथ है, ठीक है, अगर इसके ऊपर मुझे कुछ तो भी इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तुम्ही कधी बघितलं असणार, अल्सर येतात आपल्या तोंडामध्ये, अल्सर, गळ्यामध्ये अल्सर येतात, म्हणजे काय, इथले जे टिश्यू आहेत ते काय झाले, पूर्णचे पूर्ण डॅमेज झाले, इथले जे सेल्स आहेत काय झाले, ते कसे काय झाले, ते डॅमेज झाले। ते कसे होऊ शकते की एक्सरेचा जास्त एक्सप्लोजन जर झाला, एक्सपोजर जर जास्त झाला तर त्यामुळे कॅन्सरस अल्सरेशन आणि हे कॅन्सर कॉज करू शकतात। त्यानंतर टिश्यू इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉइड। सो काही काही टिश्यू जे असतात ते पण काय होतात, डिस्ट्रॉय होतात, ते पण काय होतात, डैमेज होतात। और उसी के साथ हम ये देखते हैं कि जेनेटिक चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि ये रेज क्या करते हैं, सीधा डीएनए पे जाकर वार करते हैं, और डीएनए पे जब वार करेगा तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, म्यूटेशन पड़ा होगा आपने। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके वजह से जेनेटिक मतलब जो चेंजेस भी होते हैं, हमें म्यूटेशन भी हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ जो विजन होती है, देखने की जो हमारी क्षमता होती है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स है और इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ही है और 4 ही याद रखिए। ठीक है, बोर्ड में भी पूछा गया है इसके ऊपर। ओके, अब इन्वायरमेंट कंजर्वेशन तो भैया करोगे कैसे, हम कैसे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द रूल्स ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। तो इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए जो रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशन बनाए, उसको ज्यादा लोगों तक फैलाओ ताकि लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द कंजर्वेशन। एक अगर बंदा प्लांट लगाना चाहे, मतलब एक अगर बंदा मतलब जमीन मतलब अर्थ पर जो है प्लांट लगाना चाहिए, उसको लगता है कि यहां पर फिर से फॉरेस्ट बनना चाहिए, तो मुझे बताओ वो पूरा मर जाएगा, फिर भी वो पूरे अर्थ पर कभी भी प्लांट्स नहीं लगा पाएगा। लेकिन अगर समझ लो बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों ने सोच लिया कि मैं जो है प्लांट्स लगाता जाऊंगा, प्लांट्स मेरे बर्थडे के दिन में एक प्लांट लगाऊंगा, इतना भी सोच लिया तो भी अर्थ पूरी की पूरी जो है ग्रीन ग्रीन हो जाएगी। तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब मैं क्यों प्लांट लगाऊं, मुझे क्या है, मैं मेरे घर पे क्यों अपनी जमीन दे दूं प्लांट लगाने के लिए, मुझे क्या मिल रहा है। अगर ऐसे निगेटिव एटीट्यूड रखोगे तो अर्थ एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन वहीं पर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखूंगा तो इत्तू सा तो प्लांट है, इत्तू सी जमीन लगने वाली है मेरे घर पर, पूरा तो बेड तो नहीं खा रहा मेरा वो, तो क्यों ना मैं यहां पर प्लांट लगा दूं, तो ये बड़ा हो जाएगा, फल भी मिलेगा और उसी के साथ ऑक्सीजनेटेड मुझे क्या मिलेगी, एयर भी मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके बाद नॉलेज अबाउट इन्वायरमेंट एंड इट्स वैल्यू। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो जल्दी से सीख जाते हैं, कोई भी चीज जो है वो जल्दी से सीख जाते हैं। तो उनको बताओ कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो नॉलेज फैलाओ। ऐसे नहीं छोटे बच्चों तक, बड़े लोगों तक भी आप पहुंचा सकते हो। और उसी के साथ एजुकेटेड द चिल्ड्रन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, तो यही छोटे बच्चों को भी उसका इंपॉर्टेंस बताओ। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो कुछ कुछ लॉज है जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इंप्लीमेंट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, द लैंड रिजर्व फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी अदर पर्पस बाय दिस लॉ। तो अगर फॉरेस्ट के लिए कोई जमीन अगर डेडिकेटेड की गई है कि यहां पर फॉरेस्ट ही होगा, तो वहां पर फॉरेस्ट ही होगा, उसका कोई भी पर्सनल मतलब क्या यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है। अगर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपलसरी फॉर द माइनिंग एक्टिविटी, अगर कहां पर माइनिंग करनी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी है। ठीक है, एनी पर्सन हु डिसओबे दिस लॉ इज एंटाइटल्ड टू इम्प्रिजन फॉर 15 डेज। ठीक है, तो 15 दिनों की उसको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है अगर किसी ने ये लॉ तोड़ा तो। उसके बाद है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986
पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज कंट्रोल द पोल्यूशन एंड पनिशेस द पर्सन और इंस्टीट्यूट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, मतलब ये जो लॉ है ये लाया गया है। इसमें क्या होता है, 1 लाख तक की क्या होती है पेनल्टी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ओके चलो। उसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है यहां पर लाया गया है। तो ठीक है, एक क्या फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए कौन सा था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। एक था पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या था, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे एक्ट, यहां पर देख ले। और इसके बाद ये देखते हैं कि एक इंसान की मेहनत कैसे पूरा का पूरा नक्शा बदल सकती है। हम देखने वाले हैं जादव मोलाई के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, ये थे आसाम में बॉर्न हुए थे 1963 में। ठीक है, ठीक है, 1963 में मतलब उनके क्या होते ये ठीक है। तो जब ये छोटे थे इन्होंने ये देखा था, जब ये छोटे थे इन्होंने देखा था कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो इनके गांव के बाजू से जाती है उसमें फ्लड आ गया। अब जब वह फ्लड आया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो स्नेक्स है, बहुत सारे जो सांप है उस बाढ़ में जो है बह के जा रहे थे। तो उनके बीच में इनके अंदर थोड़ा सा वो वाइल्ड जो होते ना, कहते कि प्राणी प्रेम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वो थे, पहले से थे। तो उन्होंने ये सब होने से रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो बैंक ऑफ रिवर होता है, मतलब जो समझ लो यहां से अगर एक रिवर बह रही है तो ठीक है, तो इसको किनारों पर इन्होंने क्या किया, 20 बांबू के प्लांट लगा दिए। क्या लगा दिए, 20 बांबू के प्लांट लगा दिए, ताकि अगर फ्लड आ भी जाए, समझ लो यहां से अगर बह के अगर ये क्या हो रहे हमारे जो स्नेक से बह के जा रहे हो तो ये बांबू के प्लांट को क्या हो जाए, वहां पर लटक जाएंगे। ठीक है, तो एक मतलब क्या हो गया था कि सोशल अफॉरेस्टेशन आया था 1979 में। ठीक है, तब उनकी एज कितनी थी, बस 16 ईयर के थे। ठीक है, फॉरेस्ट वर्कर की तरह उन्होंने स्टार्ट किया था अपना जॉब। ठीक है, तो 1979 में एक डिपार्टमेंट ने क्या किया था कि वहां पर अफॉरेस्टेशन करना था। अफॉरेस्टेशन मतलब पहले वहां पे फॉरेस्ट था लेकिन लोगों ने तोड़ दिया, फिर से वहां पर क्या बनाना है, जंगल बनाना है। तो वो जो एक्चुअल के एरिया कितना कवर करना था, बस उनको 200 हेक्टेयर का जो एरिया था वो कवर करना था। लेकिन जादव मोलाई जी ने उतना तो काम किया, लोगों ने सब मिलकर 200 हेक्टेयर तक लगाया, लेकिन बाकी के सब तो चले गए। फिर बचे कौन, जादव मोलाई। उन्होंने क्या किया, वो आगे भी प्लांटेशन करते गए करते गए करते गए करते गए और उन्होंने पूरा का पूरा 1360 एकड़ तक क्या बना दिया, पूरा का पूरा जंगल बना दिया वहां पर। उसको ही मोलाई जंगल करके आज उसको जो है पहचाना जाता है। ठीक है, टुडे दिस जंगल इज कोकिलामुख ऑफ द जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आसाम इज रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ 30 ईयर। तो 30 साल तक इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स लगाते गए, लगाते लगाते गए, लगाते और पूरा का पूरा जंगल वहां पर बना दिया। ही इज अवॉर्डेड विद द पद्मश्री। ठीक है, जो बहुत रेप्यूटेड अपना अवार्ड है। ठीक है, मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कैन इस्टेब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते, लेकिन जादव मोलाई जी जैसे एक इंसान ने भी अगर सोच लिया तो वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्या कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन जादव मोलाई जी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं, इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, बायो मतलब क्या पता है हमें, बायो मतलब क्या पता है, लिविंग। ठीक है, बायो मतलब हमें क्या पता है, लिविंग। और डायव्हर्सिटी म्हणजे काय आपण बघतो, विविधता। सो ऑर्गॅनिझम मध्ये जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्यांच्यामध्ये आपल्याला काहीतरी विविधता बघायला भेटते। ठीक आहे, डायव्हर्सिटी म्हणजे काय, विविधता। ठीक आहे, सो त्यालाच काय म्हणायचं, बायोडायव्हर्सिटी। बायोडायव्हर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम। देखो, रिचनेस ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन अ नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गॅनिझम्स, इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशंस विद इन अ स्पीसीज। तो बायोडायवर्सिटी 3 टाइप के होते हैं। लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जेनेटिक डायवर्सिटी। जेनेटिक डायवर्सिटी मतलब क्या, जेनेटिक डायवर्सिटी मतलब क्या, आप अगर देखते हो कि एक ही स्पीसीज के अंदर मुझे अलग 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 क्या देखने को मिलते हैं, मुझे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर कुत्ते हो गए, कुत्ते के अंदर मुझे देखने को मिलता है जर्मन शेपर्ड, बुलडॉग, पोमेलियन, और क्या होता है बहुत सारे, मुझे तो नहीं पता उतना, वो एक रॉटवीलर होता है, और एक क्या होता है वो वोडाफोन वाला वो भी होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मुझे क्या पर दिखने को, एक ही स्पीसीज के अंदर मुझे क्या वेराइटी देखने को मिलती है। एक ही स्पीसीज, स्पीसीज कौन सी है, डॉग की स्पीसीज है।
फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, ह्यूमन की एक स्पीसीज है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कोई अफ्रीकन होगा, कोई ऑस्ट्रेलियन होगा, कोई एशियन होगा, ठीक है, कोई इंडियन होगा, कोई चाइनीज होगा। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, होमोसैपियन सैपियन, ये क्या हो गया एक स्पीसीज, लेकिन उसके अंदर भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, वेराइटी दिखने को मिल रहा है, डायवर्सिटी दिखने को मिल रही है, तो उसको हम कहेंगे जेनेटिक डायवर्सिटी। त्यानंतर येतो स्पीसीज डायव्हर्सिटी. सो अर्थ आहे, अर्थवर आपल्याला वेगवेगळ्या टाईपचे स्पीसीज बघायला भेटतो. प्लांटचे वेगळे स्पीसीज झाले, एनिमल्सचे वेगळे स्पीसीज झाले, ह्यूमन झाले, डॉग झाले, गधे झाले, घोड़े झाले, आपल्याला बरोबर है, ठीक है. प्लांट्स में अब देखने को मिल रहा है कि कोई बांबू का प्लांट होगा, तो कोई जो है हमें देखने को मिल रहा है कि किसका कहेंगे हम, पीपल का प्लांट होगा, बनाना का प्लांट होगा. तो इन्वायरमेंट मतलब जो अर्थ है इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी. और उसके बाद हम देखेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारे इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. ठीक है, थोड़ा फास्ट में जा रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा, क्योंकि रिवीजन है अपना. और उसके बाद हम देखते हैं कि सैक्रेड ग्रूव, सैक्रेड ग्रूव्स. ये सैक्रेड ग्रूव्स क्या होता है? सैक्रेड का मतलब होता है, सैक्रेड का मतलब जो होता है वो होता है पवित्र. सैक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र. ठीक है, सैक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र. ऐसे कोई जगह, ऐसा कोई जंगल का थोड़ा सा भाग जिसको हम क्या कहेंगे, श्रद्धा के तौर पर उसको कंजर्व किया जाता है. मतलब यहां पर मेरे भगवान बसते हैं, पूरी गांव की जो है वहां पर श्रद्धा होती है कि यहां पर हमारे भगवान है, और जहां पर भगवान बैठेंगे उस जगह तो हम कोई तोड़ेंगे नहीं, वहां पर किसी एनिमल को हंटिंग तो नहीं करेंगे. तो अल्टीमेटली अगर कोई फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में छोटा सा एरिया, अगर कोई मतलब गांव वाले जो है वहां पर मानते हैं कि यहां पर हमारे भगवान बसते हैं, तो अल्टीमेटली वो लोग क्या करेंगे, इस एरिया का प्रोटेक्शन करेंगे. सो अल्टीमेटली क्या हो गया कि यहां की जो डाइवर्सिटी है वो क्या होगी, मेंटेन रहेगी. यहाँ की जो एनिमल्स है वो हंसी खुशी से रहेंगे. यहाँ पर प्लांट भी कट नहीं होंगे. मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक छोटी सी, यहाँ पर क्या कहेंगे उसको कि क्या कहते हैं उसको, कि एक सैंक्चुरी के जैसे क्या हो जाएगा, वो एक्ट करेगा. एक सैंक्चुरी जो होती है जहां पर लोगों की हेल्प से प्रोटेक्शन किया जाता है, वो अल्टीमेटली नेचुरली क्या हो जाएगा, लोग बस श्रद्धा मानेंगे और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा. देवराई म्हणतात त्याला, सैक्रेड ग्रूव्स म्हणजे काय, देवराई म्हणतात. ठीक है, ओके. सैक्रेड ग्रूव्स क्या है, द एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट है, द एरिया ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ द गॉड एंड इज कंसिडर एज ए सैक्रेड. सैक्रेड म्हणजे काय, पवित्र. सो फॉरेस्टचा असा एक एरिया ज्याला देवाच्या मान्यता म्हणजे काय, देवाच्या नावाने काय केला जातो, कंझर्व केला जातो, त्यांना प्रोटेक्ट केला जातो, आणि त्याला काय म्हणलं जातं, पवित्र म्हणलं जातं, त्यालाच काय म्हणायचं, सैक्रेड ग्रूव्स. ओके. इट एक्ट एज अ इंडिविजुअल सेंचुरी. देखो ये एक्ट एज ए क्या होगा, इंडिविजुअल सेंचुरी की तरह एक्ट करेगा. उसी के साथ एज इट हैज बीन कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ द गॉड, इट हैज अ स्पेशल प्रोटेक्शन. तो ठीक है, लोग वहां पर ना हंटिंग करेंगे, ना प्लांट की कटिंग करेंगे, तो क्या होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन अल्टीमेटली उसको मिल जाएगा. ठीक है. देयर इज नो हिंटिंग और किलिंग ऑफ द एनिमल टेक्स प्लेस एज वेल एज कटिंग ऑफ द ट्री इज प्रोहिबिटेड. ओके. और यहां पर जो ये जो एरिया जो होता है फॉरेस्ट का, इसमें बस गांव वालों की चलती है. कोई भी फॉरेस्ट वहां पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर वहां पर अपना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं कर सकता. ठीक है, ओके. देयर इज अ नो पावर और रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई. अराउंड 13,000, कितना है, 13,000 सैक्रेड ग्रूव्स आर इन इंडिया. तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है, कितना है, 13,000. उसमें से 250 कितना है, सैक्रेड ग्रूव्स इन द महाराष्ट्र. तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या थी, इंपॉर्टेंट थी. और सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में 3 मार्क के लिए जो है बोर्ड में पूछा जाता है. उसके बाद मैं आपको ये होमवर्क देता हूं, कमेंट में मुझे ये बताना कि ये बहुत सारे सिंबल्स आपने देखे होंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेव वाटर, फॉर एग्जाम्पल 3R, फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने बता दिया सारे के सारे हैं. ठीक है. ओके, सेव फ्यूल, ग्रीन क्या कहते हैं, ग्रीन फ्यूल कहते हैं उसको. और इसी के साथ क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट. ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और बोर्ड में इसको भी पूछा जाता है. तो इस क्या होगा, सिंबल दिया जाएगा, सिंबल को रिकॉग्नाइज करना होगा, और उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको लिखनी होती है. तो ठीक है, तो ये भी बहुत सारे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में सिंबल्स आते हैं. ठीक है. उसके बाद आपका जो रोल्स होते हैं कैसे होते हैं, कंजर्वेशन. ठीक है, अवेलेबल जो सोर्स है उसको कंजर्व करो, कंट्रोल करो, लोगों को ज्यादा गंदगी फैलाने मत दो, प्रोडक्शन करो. ठीक है, रिवाइवल ऑफ द हार्म फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, अटेटिंग द इनोवेशन, नए नए इनोवेशन लाओ इन्वायरमेंट को बचाने के लिए. ठीक है, अवेयरनेस लाओ लोगों में, ग्रेजुएशन एजुकेशन, गाइडेंस, अवेयरनेस फैलाओ. उसके साथ प्रिवेंशन करो, फिर से बचाओ, वही बोल रहा है. और यहां पर भी प्रिवेंशन. ठीक है, जो कुछ भी बच गया है लेफ्ट ओवर, जो कुछ भी बच गया है उसका भी
देखभाल अभी तक तो ठीक है, जितना जमीन से निकाला था निकाल लिया, लेकिन अभी बचा लो, इन्वायरमेंट को बचा लो, ठीक है, प्रिवेंशन। ओके ओके, उसके बाद उसके बाद ये देखते कि हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायव्हर्सिटी। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायव्हर्सिटी मतलब क्या? हॉटस्पॉट मतलब काय म्हणतो आपण, अति संवेदनशील, मग ज्याच्यामध्ये काय एकदम जास्त अमाउंट मध्ये बायोडायव्हर्सिटी बघायला भेटते, एकदम जास्त अमाउंट मध्ये, ठीक है। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी मतलब क्या? ऐसी जगह पृथ्वी के ऊपर की जिसके अंदर, जिसके ऊपर मुझे, जिस जगह पर मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत सारे नए नए स्पीसीज, बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज वहां पर मुझे देखने को मिलते हैं। अगर मुझे बताओ, अगर पृथ्वी के ऊपर ऐसे कोई जगह है जहां पर बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं, मुझे बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस जगह को बचाऊंगा। आप तो जाकर नहीं बचा सकते, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उस जगह को बचाने का ट्राई करती है। तो ये हॉटस्पॉट है कितने, क्या कितने, ये देखते हैं। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर 34 हाईली सेंसिटिव हॉटस्पॉट। कितने हैं? 34 हाईली सेंसिटिव हॉटस्पॉट्स है, विच कवर्स 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ। तो ये जो 34 समझ लो, ये हमारी पूरी पृथ्वी है, इसमें से ये तो 100% एरिया होगा, तो ये जो 34% जो है हॉटस्पॉट्स है, ये कितना करते हैं? पृथ्वी का 15.7% लैंड एरिया क्या करते हैं, ये जो है एरिया कवर करते हैं, ठीक है, 15.7% एरिया कवर करते हैं। उसमें से आउट ऑफ विच 86% एरिया इज डिस्ट्रॉयड, मतलब ये जो 15.7% एरिया है, इसमें से भी 85% एरिया जो है पहले से अभी खत्म हो गया है। सॉरी, 86% जो एरिया है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। अब बचा कितना? बस 2.3, बस कितना बचा है? 2.3% एरिया जो है अभी बचा है, ठीक है, रिमेनिंग। ओके, अब इस 2.3% एरिया में भी मुझे कितने देखने को मिलते हैं? इट कंटेन 1,15,000 प्लांट स्पीसीज। समझ में आ रहा है? 1,15,000 मुझे प्लांट स्पीसीज बस इतने से एरिया में देखने को मिलते हैं। मुझे बताओ, अगर ये वाला भी एरिया अगर बच जाता तो कितने सारे प्लांट्स की स्पीसीज होते? समझ में आ रहा है कितने इंपॉर्टेंट है ये हॉटस्पॉट? ओके, तो कितना है इसके अंदर? 2.3 में कितना होता है भैया? कितने देखने को मिलते हैं मुझे यहां पर कि 2.3 एरिया में कितने मिलते हैं मुझे? 115,000, मतलब 1,15,000 मुझे प्लांट स्पीसीज यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि अर्थ के पूरे मतलब वर्ल्ड के 50% क्या है? 50%। ये जो 2.3% एरिया है, इसमें मुझे 1,15,000 स्पीसीज देखने को मिल रहे हैं, जो कि पूरे दुनिया के 50% प्लांट स्पीसीज है, मतलब आधे जो है प्लांट स्पीसीज सिर्फ इसी एरिया में देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे बताओ 2.3% एरिया बचाना इंपॉर्टेंट है या नहीं? सही बात है। ओके, इन इंडिया देयर आर 135 स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स, 85 स्पीसीज आर फाउंड इन द जंगल ऑफ द ईस्टर्न रीजन। सो ईस्टर्न रीजन जो है हमारा मेघालय, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो हम कहते हैं, सॉरी ईस्टर्न रीजन जो है हमारा पूरा का पूरा जो मणिपुर ये वो देखने को मिलता है। तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि 135 स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स एंड 85 स्पीसीज, उसमें से इंडिया में से 135 स्पीसीज में से 85 स्पीसीज बस हमें वहां पर देखने को मिलता है ईस्टर्न रीजन में। ओके, 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, ठीक है, 1500 एंडेमिक जो है, एंडेमिक मतलब उसी जगह पर वेस्टर्न घाट के प्लांट्स है, उसमें से आउट ऑफ टोटल प्लांट स्पीसीज ऑफ एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक, ठीक है, एंडेमिक मतलब एक ही जगह पर मिलने वाले, ठीक है बच्चा, थोड़ा फास्ट में चलते। ओके, उसके बाद कुछ कुछ जो है एंडेंजर्ड क्या हेरिटेज प्लेस है, ठीक है, ऐसे प्लेस है जो अभी एंडेंजर्ड में आ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोकेशन क्या है? वेस्टर्न घाट कहां पर होता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, केरला और गुजरात। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? फैक्टर्स क्या होते हैं? ये जो वेस्टर्न घाट है इसको डिस्ट्रॉय हो रहा है अभी। क्यों हो रहा है? क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड द सर्च ऑफ द नेचुरल गैस। तो माइनिंग हो रहा है और नेचुरल गैस का वहां पर क्या है? रिजर्वायर, तो उसको सर्च करने के लिए क्या हो रहा है? इनको तोड़ा जा रहा है, इस मतलब हेरिटेज प्लेस को क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो इसमें कौन अफेक्ट हो रहा है? एशियाटिक लायन अफेक्ट हो रहा है और वाइल्ड बाइसन क्या हो रहे हैं? अफेक्ट हो रहे हैं। उसी के साथ जो मानस सेंचुरी हो कहां पर है? आसाम में है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? कौन से फैक्टर्स है जो टाइगर और राइनो को अफेक्ट कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द वाटर, ठीक है। और जो वेस्ट बंगाल में जो हमें देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में क्या होता है? सुंदरबन सेंचुरी, इसमें जो टाइगर्स होते हैं, बंगाल टाइगर, वो क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहे हैं। क्यों?
क्योंकि डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एक्सेसिव फिशिंग की वजह से, और उसी के पास ट्रेंचेस ड्रग मतलब क्या, उसको खड्डे जो होते हैं उसके अंदर वो मतलब गिर के मर जाते बच्चा। ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं हम, वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द थ्रेटन स्पीसीज। जो अभी स्पीसीज का नंबर बहुत ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है, तो ये जो थ्रेटन स्पीसीज है जिनका नंबर बहुत कंसिडरेबली कम होता जा रहा है, तो उसको कैसे क्लासिफाई करें, कितने हद तक वो डेंजर में है या कितने हद तक उनका नंबर जो है कम हो जाता है। तो सबसे पहला आता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो देखिए यहां पर मैं कैटेगराइजेशन करता हूं कि एक लाइन है, इसके बाद एक्सटिंक्ट हो जाता है, इसके बाद जो है ये एनिमल क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब पूरे के पूरे खत्म। अब इस लाइन के पहले ऐसा एक ग्रुप आता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स आता है, या फिर उनका जो नंबर होता है इतना कम हो जाता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाने। देखो अब क्या बोलता है एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब क्या, द ऑर्गेनिज्म इज अबाउट टू एक्सटिंक्ट, मतलब इनका नंबर इतना कम हो गया, इतना कम हो गया कि अभी ये क्या हो जाएगा, ये अगर लाइन क्रॉस कर दिए, इतना नंबर कम हो गया कि अभी ये इस लाइन पर है कि अभी ये सीधा एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया। एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब क्या, ऐसे स्पीसीज जो अभी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं अगर उनका नंबर नहीं बचा गया। द नंबर ऑफ द डिक्लाइन ड्यू टू नेगेटिव फैक्टर्स लाइक चेंज इन द फूड हैबिटेट गेट श्रंक, तो उनके रहने की जगह कम हो जाना, तो कंपटीशन बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगी तो उनका नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रहने की जगह कम हो रही है, खाना कम मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टारवेशन की वजह से, भूख के मारे वो मर जाएंगे, उनका नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल्स क्या है इनका, लायन टेल मंकी फॉर एग्जांपल, और लेजर फ्लोरिकन, ये क्या है, एक पंछी है, इसका नंबर क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इतना कम होते जा रहा है, अगर नहीं बचा है तो सीधा एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्ट मतलब पूरे के पूरे खत्म। ठीक है, उसके बाद आता है रेयर स्पीसीज। उसके बाद क्या होता है, रेयर स्पीसीज होते हैं। और अब ये क्या होता है, रेयर स्पीसीज, दीज आर अनकॉमन स्पीसीज, मतलब आपको रेड पांडा, आपने पांडा के बारे में कभी सुना होगा, लेकिन रेड पांडा के बारे में कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो रेड पांडा क्या है, क्या है हमारा एक जो है रेयर स्पीसीज है। ठीक है, अब ये क्या है, नंबर ऑफ दिस एनिमल्स इज डिक्लाइन कंसिडरेबली एंड मे एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट, मतलब ये भी इसी लाइन पर है और ये भी क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बस इनके अंदर फर्क क्या है, आप बोलोगे कि एंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज तो सेम हो गए, नहीं, इसके अंदर फर्क ये है कि ये क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे होते एंडेमिक। ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, एंडेमिक। एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर ही मिलने वाले होते हैं। ठीक है, ये जो है हमें देखने को मिलते हैं, कहीं पर भी देखने को मिलते हैं, ये पर्टिकुलर जगह पर ही देखने को मिलते हैं, रेयर स्पीसीज। ठीक है, ओके। इसके एग्जांपल क्या है, रेड पांडा, मस्क डियर। ठीक है, ओके। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनको अगर नहीं बचाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, तुरंत ही जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज मतलब क्या, the number of the organism is declined to that extent so it can goes into endangered। तो देखो यहां पर ध्यान से ध्यान देना, ये मैंने क्या बताया था, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये मैंने क्या बताया था, एंडेंजर्ड स्पीसीज। और वल्नरेबल स्पीसीज मतलब क्या होता है, अगर ऐसे स्पीसीज इनका अगर नंबर नहीं बचाया तो ये किस में चले जाएंगे, कौन से ग्रुप में चले जाएंगे, एंडेंजर्ड स्पीसीज में चले जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे वल्नरेबल स्पीसीज। देखो, द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइन टू दैट एक्सटेंट सो इट कैन गोज इनटू एंडेंजर्ड स्पीसीज, सो दैट इट कैन गोज इनटू एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इनका नंबर तो ठीक ठाक है, अभी भी ये एक्सटिंक्ट नहीं हुए, लेकिन ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में जा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है भैया, लायन और टाइगर। और उसके बाद आते हैं इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। इनडिटर्मिनेट मतलब क्या, जिसके बारे में पता ना हो, जिसके बारे में पता नहीं हो। अब इनको जो है इसमें क्यों डाला गया, थ्रेटन स्पीसीज में क्यों डाला गया, ये जो है इनडिटर्मिनेट स्पीसीज को थ्रेटन में क्यों डाला गया, क्योंकि ये जो स्पीसीज होते हैं बड़े ही शाय होते हैं, मतलब छुप जाने वाले। फॉर एग्जाम्पल शेकरू, फॉर एग्जाम्पल शेकरू, मतलब अगर कोई इनको गिनने जाए कि ये 1 शेकरू, 2 शेकरू, 3 शेकरू, तो ये इजीली दिखते नहीं है। अब दिखेंगे नहीं तो काउंट कौन करेगा भैया, काउंट कोई भी नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इसको कंसीडर किया जाता है कि इनका नंबर बहुत कम है। लेकिन क्यों, देखो, द एनिमल इज व्हेरी शाय इन नेचर, खूप लाजाळू असतात, इजिली दिसत नाही। ओके, ड्यू टू दिस नेचर देयर इज अ नो डिफाइनाइट एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एनिमल। तो इसके वजह से क्या होगा, ये जल्दी से छुप जाते हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, इनकी एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें पता नहीं है। ठीक है, इनका नंबर पता नहीं है। एग्जांपल क्या है, जायंट स्क्विरल, शेखरू, जायंट स्क्विरल उसको मराठी में कहा जाता है शेखरू। ठीक है बच्चा, तो ये सारी के सारी जो है हमारा, हमने जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो है पूरा का पूरा लेक्चर जो है समरी
देख लिए क्विक रिवीजन एक नंबर से बराबर। आई होप कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार मंडली, धन्यवाद।